नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा। आज हम पढ़ते हैं अपभ्रंश, अवहट्ट तथा पुरानी हिंदी का संबंध। अपभ्रंश की बात करें तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक की समय सीमा है इसकी। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। यह दो शब्दों अप प्लस भ्रंश से मिलकर बना है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है पतन, बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। इस भाषा को अवहट्ट, अवहट्ट, अवध, देश भाषा, देसी भाषा, ग्राम भाषा तथा आबिर आदि नामों से भी पुकारा जाता है। आचार्य हेमचंद्र व वाग्भट ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा तथा आचार्य दंडी ने इसे आभीर आदि की भाषा कहा। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है और आधुनिक आर्य भाषा तथा प्राचीन आर्य भाषा के बीच की कड़ी है। इसलिए विद्वानों ने इसे संधिकालीन भाषा कहा है। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग भर्तृहरि के वाक्य पदयम के अनुसार व्याडी पतंजलि से जो पूर्ववर्ती आचार्य थे, उन्होंने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी। भर्तृहरि ने लिखा, शब्द संस्कारहीनो यो गौरीति प्रत्युयुच्यते तम अपभ्रंश मिच्छन्ति विशिष्टार्थ निवेश्यम। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग 150 ईस्वी पूर्व पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्यकार ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक के रूप में किया है। भूयाम सो अपशब्दा अल्पयांश शब्दा इति एकस्य ही शब्दस्य वह वो अपभ्रंशा, अर्थात शब्द थोड़े हैं और अपशब्द बहुत। एक एक शब्द के बहुत से अपभ्रंश हैं, जैसे गौ शब्द के गावी, गोवी, गोता, गोपलतलिका आदि। अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में प्राप्त होते हैं, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा। अपभ्रंश की परिभाषा कपिल देव द्विवेदी के अनुसार प्राचीन प्राकृत और वर्तमान भारतीय भाषाओं को मिलाने वाली कड़ी अपभ्रंश भाषा है। हरदेव भारी ने अपभ्रंश को पश्चिमी प्राकृत माना है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ अपभ्रंश शब्द का प्रयोग चंड जो 6वीं शताब्दी ने अपने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजाधार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने माता पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अणय की भाषा कहा है। आचार्य भामा ने काव्यालंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्य उपयोग भाषा के रूप में वर्णित किया है। संस्कृत प्राकृत चान्य पद अपभ्रंश इति त्रिधा। इस प्रकार विकास की दृष्टि से 11वीं शताब्दी के लगभग जनभाषा अर्थात बोलचाल की भाषा ने अपभ्रंश का साथ छोड़ 12वीं शताब्दी के अंत तक अपभ्रंश ने एक पूर्ण विकसित एवं समृद्ध साहित्यिक भाषा का रूप अपना लिया था। अपभ्रंश के भेद की बात करें, विभिन्न विद्वानों में अपभ्रंश के भेदों के संबंध में बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वानों के नाम और उन्होंने जो अपभ्रंश के भेद बताए हैं उनको देखते हैं। नामी साधु ने अपभ्रंश को 3 भागों में विभाजित किया है, उपनागर, आभीर और ग्राम्य। मार्कंडे ने भी अपभ्रंश के 3 भेद किए हैं, नागर, उपनागर, प्राचड़। याकोबी ने अपभ्रंश के 4 भेद किए हैं, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी। तागरे के अनुसार अपभ्रंश के 3 भेद हैं, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। नामवर सिंह ने अपभ्रंश भाषा के 2 भेद माने हैं, पूर्वी और पश्चिमी अपभ्रंश। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप व विकसित होने वाली भाषाएं।
शोरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी। खस अपभ्रंश से पहाड़ी। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। अपभ्रंश भाषा की विशेषताएं। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र प्रसंगों का प्रयोग होने लगा था। अपभ्रंश में दो वचन, एक वचन और बहुवचन और दो ही लिंग, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग मिलते हैं। नपुंसक लिंग का उदाहरण नागर अपभ्रंश में जरूर मिलता है। अपभ्रंश ट वर्ग प्रधान भाषा है, इसमें अणय की बहुलता है। अपभ्रंश काल की रचनाएं एवं रचनाकार। अपभ्रंश के महान कवि शंभु है, जिन्होंने पवमचर्यु, रिठोमणिचर्यु तथा शंभुछंद नामक 3 ग्रंथों की रचना की। पवमचर्यु एक अपूर्ण ग्रंथ है, फिर भी इसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। कथा के अंत में राम निवारण प्राप्त करते हैं। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में हुए। उनकी भी 3 रचनाएं हैं, महापुराण, नय कुमारचर्यु और जसहर चर्यु। तीसरे प्रमुख कवि धनपाल हैं, ने 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की। अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है, जिन्होंने संदेश रासक की रचना की। यह एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है। कनकामर मुनि की करंग उच्चरित अपभ्रंश काल की प्रसिद्ध रचना है। अवहट भाषा। अवहट अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्तित रूप है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी को अवहट कहा है। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया है। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध। अपभ्रंश की ध्वनियाँ भी हिंदी में प्रचलित है। कुछ नई ध्वनियों का भी हिंदी में विकास हुआ। हिंदी शब्दों की इसी अधिकता को लक्षित कर महापंडित राहुल संस्कृतायन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस भाषा को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1000 ईस्वी के लगभग अधिकांशतः साहित्य में हिंदी का प्रयोग होने लगा। हिंदी ने अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को अपनाया। संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि संयोगात्मक भाषाएं थीं। संज्ञा सर्वनाम के कारक रूपों के लिए अपभ्रंश में कारक चिन्ह अलग से प्रयुक्त हुए। काव्य में प्रयुक्त भाषा अपभ्रंश कहलाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपभ्रंश के कई उदाहरण अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयुक्त किए हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी एवं बहुत से विद्वानों एवं भाषाविदों ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार शोरसैनी अपभ्रंश मध्य प्रदेश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही। सिद्ध साहित्य में यदा कदा अपभ्रंश के दर्शन होते हैं। मुख्य रूप से सिद्धों ने अपनी रचनाएं हिंदी के तत्कालीन लोक प्रचलित रूप में ही लिखी। धन्यवाद।